नमस्कार। टैक्स की दुनिया में ना आजकल काफी कुछ चल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम मई 2025 के कुछ जरूरी टैक्स अपडेट्स और अदालती फैसलों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास IFPA यानी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है और कुछ अहम कोर्ट केसेस के निचोड़ भी हैं। इरादा ये है कि इन थोड़ी उलझी हुई जानकारियों से ना काम की बातें निकालें और देखें कि कैसे टैक्स कानून में अक्सर मतलब इरादे और असलियत में खींचतान सी चलती है। सही बात है। और कैसे छोटी छोटी बातें भी बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो चलें शुरू करें ये पड़ताल। जरूर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बिलोंग के संस्थापक मिस्टर मर्चेंट के केस की। इसमें नतीजा कह सकते हैं मिला जुला सा रहा। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था ये। एक तरफ तो ATO मतलब ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस ने उनके सेल्फ मैनेज सुपर फंड SMSF में शेयर ट्रांसफर से हुए करीब $57 मिलियन के कैपिटल लॉस को रद्द कर दिया था, जिसे टैक्स बचाने का एक तरीका मतलब पार्ट IVA नियम के तहत बनावटी तरीका माना गया। कोर्ट ने भी ATO की ये बात मान ली। जी, वो कैपिटल लॉस वाली बात तो कोर्ट ने खारिज कर दी। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ एक और मामला था, उनकी कंपनियों ने जो लोन माफ किए थे। हाँ, डिविडेंड स्ट्रिपिंग का मामला, सेक्शन 177E। बिल्कुल। ATO ने कहा ये डिविडेंड स्ट्रिपिंग है, पर यहाँ उन्हें 2 में से एक मामले में बड़ी राहत मिल गई। ये थोड़ा मतलब अजीब नहीं लगता? एक ही तरह का लेन देन पर नतीजा अलग। हाँ, यही ये मामला असल में पेचीदा हो जाता है। कोर्ट ने यही देखा कि इन टैक्स नियमों का मतलब पार्ट IVA और सेक्शन 177E का आपस में क्या कनेक्शन है। मेजॉरिटी जजों का मानना था कि वो जो पहले कैपिटल लॉस रद्द हुआ ना, उसका असर डिविडेंड स्ट्रिपिंग के आकलन पर पड़ना चाहिए। अच्छा। तो एक कंपनी थी टिरनुई, उसके लिए $4.2 मिलियन की लोन माफी डिविडेंड स्ट्रिपिंग मान ली गई। क्यों? क्योंकि इससे उसकी लगभग सारी कमाई जो करीब $4.6 मिलियन थी वो खत्म हो गई थी। मतलब लगभग पूरा प्रॉफिट निकल गया। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो दूसरी कंपनी थी GSM, उसकी कमाई बहुत बहुत ही ज्यादा थी, 219 मिलियन। अच्छा। तो उसके लिए 50.2 मिलियन की लोन माफी डिविडेंड स्ट्रिपिंग नहीं मानी गई। कोर्ट ने कहा कि ये उसकी कमाई का छोटा हिस्सा ही था, करीब 23%। तो साइज का फर्क पड़ गया। हाँ, साइज और प्रभाव का। इससे ये साफ होता है कि टैक्स नियमों को लागू करते वक्त लेन देन का मकसद क्या था, क्या वो सच में टैक्स बचाना ही था, और उसका असली असर क्या हुआ कंपनी पर। ये दोनों चीजें देखी जाती हैं। हर केस के अपने फैक्ट्स बहुत मायने रखते हैं, और जजों में भी इस बात पर थोड़ी बहस थी कि मकसद सब्जेक्टिव था या ऑब्जेक्टिव। लेकिन निचोड़ ये है, टैक्स नियमों की दुनिया वाकई पेचीदा है। लेन देन की बनावट और उसका असल में वित्तीय असर क्या है, ये दोनों चीजें बहुत अहम हैं। जहां मर्चेंट केस में नियमों और उनके असर का जाल था, वहीं अगला केस मिस्टर मॉर्टन का, वो तो लगता है पूरी तरह नियत पर टिक गया। हाँ, ये थोड़ा अलग है। एक किसान ने अपनी पुरानी खेती की जमीन बेची, जिसे उन्होंने पहले रेजिडेंशियल प्लॉट्स में बदलवाया था, और ये जमीन CGT लगने से पहले खरीदी गई थी, प्री CGT थी। जी। ATO ने कहा कि ये व्यापार से हुई कमाई है, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सीधी सी बात है, जमीन बेचने के इरादे से खरीदी ही नहीं गई थी। अच्छा। और मालिक ने खुद डेवलपमेंट का काम नहीं किया, नहीं उसका कोई सीधा रिस्क उठाया। तो फिर कैसे बेचा? उन्होंने सारा काम एक डेवलपर को दे दिया और कहा कि भाई तुम बेचो, मुझे मुनाफे का एक तय हिस्सा दे देना। ओके। तो कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ संपत्ति की बढ़ी हुई कीमत वसूलना है, मेयर रियलाइजेशन जिसे कहते हैं। मतलब मालिक कोई जमीन खरीदने बेचने या विकास का व्यापार नहीं कर रहा था, वो तो बस अपनी पुरानी संपत्ति का अच्छा दाम पा रहा था। भले ही ये काम बड़े पैमाने पर हुआ। यहां सीखने वाली बात यह है कि आप अपनी संपत्ति को बेचते कैसे हैं, उसका तरीका टैक्स के नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है, खासकर तब जब उसे बेचने का मूल इरादा न रहा हो। सही है। अब आते हैं एक ऐसे मामले पर जो शायद काफी लोगों से जुड़ा हो सकता है, खर्चों के दावे। मिस्टर शॉ एक लंबी दूरी के ट्रक ड्राइवर। हाँ, ये दिलचस्प केस है। उन्होंने खाने पर करीब $32,000 के खर्च का दावा किया, लगभग 310 रातें बाहर रहने के आधार पर। ATO ने लगभग पूरा दावा खारिज कर दिया, सिर्फ $19 रोज के हिसाब से मंजूरी दी। बहुत कम। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अपील्स ट्रिब्यूनल ART ने ड्राइवर का साथ दिया। अरे वाह, ये कैसे हुआ? हाँ, ART ने माना कि खर्च शायद सच में हुआ होगा, भले ही ड्राइवर के पास हर एक रसीद ना हो।
अच्छा। देखिए, कानून का एक सेक्शन है 900-50 जो कहता है कि अगर आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है और आपका दावा एटीओ की तय उचित सीमा के अंदर है तो आपको सारे बिल संभाल कर रखने की जरूरत नहीं। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन इसमें एक पेंच है। आपको ये भी साबित करना होता है कि खर्च असल में हुआ है। ये नहीं कि सीमा के अंदर है तो बस मान लिया जाएगा। अच्छा, तो सबूत की जरूरत खत्म नहीं होती पूरी तरह? बिल्कुल नहीं। ट्रिब्यूनल ने एटीओ के $19 रोज के अनुमान को तो बेतुका रूप से कम बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने ड्राइवर के सलाहकार की भी आलोचना की जो कानून को गलत समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे वो? वो शायद ये समझ रहे थे कि सीमा के अंदर दावा करने पर किसी भी सबूत की जरूरत ही नहीं। ट्रिब्यूनल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि ड्राइवर को एक उचित उम्मीद थी सेक्शन 900-200 के तहत कि उसे इतने डिटेल रिकॉर्ड नहीं रखने होंगे। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एटीओ ने इस फैसले के खिलाफ फेडरल कोर्ट में अपील कर दी है। ओहो, तो मतलब है कि नियम में छूट तो है, पर खर्च साबित करने के लिए कुछ तो आधार चाहिए ही चाहिए, जैसे बैंक स्टेटमेंट या कुछ हफ्तों की रसीदें। बिल्कुल, कुछ तो पैटर्न दिखाना होगा। और जैसा मैंने कहा, अपील अभी चल रही है तो फाइनल फैसला आना बाकी है। यहां ध्यान रखने वाली बात यही है, सबूत रखने के नियमों में छूट का मतलब ये नहीं कि आप बिना किसी आधार के दावा कर दें। थोड़ा बहुत खर्च साबित करना जरूरी है। सही बात है। अच्छा, आखिर में एक एटीओ प्राइवेट रूलिंग पर जल्दी से बात कर लेते हैं। ये छोटे व्यवसायों के लिए 15 साल की सीजीटी छूट से जुड़ी है जो रिटायरमेंट पर मिलती है, सेक्शन 152-105। हाँ, ये रूलिंग कहती है कि अगर कोई व्यवसायी जिसकी उम्र 55 से ज्यादा है अपना बिजनेस बेचता है और रिटायरमेंट प्लान के तहत, मतलब रिटायर होने के इरादे से, उसी बिजनेस में कुछ समय के लिए कम घंटों के साथ कर्मचारी के तौर पर काम करता रहता है। अच्छा, रिटायर होकर भी थोड़ा काम। हाँ बिल्कुल, तो भी उसे ये 15 साल वाली छूट मिल सकती है। शर्त बस ये है कि ये जो व्यवस्था है ये वाकई रिटायरमेंट से जुड़ी होनी चाहिए, इन कनेक्शन विद रिटायरमेंट, और बिक्री का पैसा रिटायरमेंट के लिए इस्तेमाल हो। मतलब नियमों में थोड़ी गुंजाइश है, पर ये केस टू केस बेसिस पर देखा जाएगा। तथ्य देखने होंगे, क्या काम के घंटे वाकई कम हुए, क्या रिटायर होने का इरादा साफ है। मुख्य संदेश ये है, टैक्स छूटों की शर्तें सख्त हो सकती हैं, लेकिन असल परिस्थितियों और इरादे के आधार पर थोड़ा लचीलापन मुमकिन है। तो आज हमने देखा कि टैक्स कानून कितना पेचीदा हो सकता है, जैसा मॉर्टन केस में था। हाँ, संपत्ति बेचने का तरीका कितना मायने रखता है, मॉर्टन केस की तरह। बिल्कुल। खर्चों के दावों में क्या बारीकियां हैं, जैसे शॉ के मामले में देखा, और टैक्स छूटों की शर्तें कैसे लागू होती हैं, जैसा एटीओ रूलिंग में था। हाँ बिल्कुल, ये सारे मामले ऐसी बात पर जोर देते हैं कि किसी भी लेन देन की प्लानिंग और उसके डिटेल्स कितने अहम हैं। जरा सा बदलाव टैक्स के नतीजों पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। और सोचने वाली बात यह है कि ये जो इरादे बनाम परिणाम का फंडा हमने देखा ना आज, खासकर मर्चेंट केस में, वो मकसद और असर की खींचतान, ये टैक्स के दायरे से बाहर जिंदगी की दूसरी उलझी हुई स्थितियों को समझने में कैसे लागू हो सकता है। कहां तक इरादा मायने रखता है और कहां नतीजा हावी हो जाता है, ये एक बड़ा सवाल है।